हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल तक हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत अपघट्य पदार्थों की मोलर चालकता के मान सांद्रता या तनुता के साथ किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। ये हम लोगों ने कल तक सीख लिया था। अब कल एक समस्या आई थी, आपको पता हो तो, कि प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए तो हम अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए मैंने क्या बताया था कि उनके लिए मोलर चालकता का मान एक सीधी रेखा आती है ऐसे πm और √c के बिटवीन प्रबल के लिए, प्रबल इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे ग्राफ आया था। तो अगर इस ग्राफ को अपन डैश 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 करके बढ़ाएंगे तो ये इस बिंदु पर छुएगा, तो यहाँ जो पैमाने से यहाँ जो मान आएगा वही क्या होगा, अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान हो जाएगा। और इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसके लिए, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। लेकिन दुर्बल के लिए हमने देखा था कि ग्राफ ऐसे चल रहे थे और ऐसे हो गए थे। तो अब क्या इनके लिए इसको चाहे कितना ही आगे बढ़ाओ, क्या ये इस लाइन को छुएगा? क्या नहीं छुएगा। तो इसका ये मीनिंग है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थों की मोलर चालकता के मान हम निकाल नहीं सकते ग्राफ की सहायता से। तो फिर अब दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थों की मोलर चालकता के मान कैसे निकाले जाएं, ये फिर अब हमारे दिमाग में क्या है, क्वेश्चन आ जाता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थों की मोलर चालकता के मान हम कैसे निकालें। तो इसके लिए फिर एक नियम आता है, कोलराउस नियम। अब देखो, हर किताब के अंदर, हर बुक के अंदर ये नियम लिखा हुआ है। इसका स्टेटमेंट भी आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। तो सवाल ये आता है कि कोलराउस का नियम क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों हुई। तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि कोलराउस का नियम क्या होता है। तो बेटा, कोलराउस ने पहले तो क्यों दिया, तो क्यों दिया इसके लिए आता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के मान ग्राफ बहिर्वेशन विधि के द्वारा ज्ञात कर पाना संभव नहीं हो पाया। इस वजह से कोलराउस ने आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम प्रतिपादित किया, और जिसे ही हम कोलराउस का नियम नाम से जानते हैं। अब सुन लो कि कोलराउस ने नियम क्यों दिया दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता है। दुर्बल के लिए क्या, वो तो प्रबल के लिए भी आ जाएगी इससे, लेकिन प्रबल के लिए हमारे पास एक और मेथड है ग्राफ वाला, लेकिन दुर्बल के लिए इसके अलावा कोई मेथड ही नहीं है। तो इसलिए ये दुर्बल के लिए बहुत यूजफुल हो गया। हालांकि इससे ये नहीं है कि दुर्बल की पता लगती है, इससे प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता भी पता लग जाती है। ठीक बात, एक तो ये क्लियर कर लेना दिमाग में कि इससे दुर्बल की भी निकलती है और प्रबल की भी निकलती है। अब नियम क्या कहता है, अब जैसे नियम ये कहता है भाई कि हमारे को सामने था मोलर चालकता किसकी, CH3COH की। इसकी ये चूँकि दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो इसकी मोलर चालकता अनंत अनुता पर कैसे ज्ञात करें, ये हमारे सामने एक समस्या है कि इसकी हम अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान कैसे प्राप्त करें। तो सुन लो कि इसमें दो आयन हैं, CH3COH में कितने आयन हैं, तो CH3COH में दो आयन हैं, एक तो है CH3CO- और एक है H+ आयन। यानी इसकी चालकता में इन दोनों आयनों का विशेष योगदान है, ठीक है। इन दोनों आयनों का विशेष योगदान है कि एक तो है इस आयन का योगदान और एक है इस आयन का योगदान, ठीक है। तो कोलराउस का नियम क्या है, तो सबसे पहले कोलराउस का नियम लिखो, किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ, चाहे वो विद्युत अपघट्य कोई सा भी हो,
किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के आयनों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होती है। और इसने ये भी पहले तो इसने ये बताया कि विद्युत अपघट्य के प्रत्येक आयन का चालकता में निश्चित योगदान होता है और वो दूसरे आयन से किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं करता है, स्वतंत्र रहता है। तो यानी कोलराज का नियम अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसमें ये सेंटेंस लिख लेना, और आपको लिखा हुआ भी मैं भेज भी दूंगा कि विद्युत अपघट्य के प्रत्येक आयन का उसकी चालकता में एक निश्चित योगदान होता है और वो दूसरे आयन से हर एक तरह से स्वतंत्र रहता है। अर्थात किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ की जो मोलर चालकता होगी अनंत तनुता पर, जैसे AB की है, तो वो किसके कारण होगी, उसमें ए प्लस आयन का भी योगदान है और ये मोलर चालकता है, ये आयनिक चालकता है, इसको आयनिक चालकता बोलते हैं। तो अनंत तनुता पर आयनिक चालकता A प्लस आयन की और अनंत तनुता पर आयनिक चालकता B माइनस आयन की। तो इसका योगदान और इसका योगदान अगर जोड़ दिया जाए तो ये निश्चित होता है, और ये क्या कहलाएगा, AB विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहलाएगा। तो कोलराज का नियम समझ में आ गया होगा। कोलराज के नियम के अनुसार विद्युत अपघट्य पदार्थ के आयनों की चालकता का बीजगणितीय योगफल ही विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता होती है। अगर मान लो मैं कहता हूँ CaCl2, अब मैं किसकी निकालता हूँ, CaCl2 की मोलर चालकता। तो इसके अंदर 2 मोल तो क्लोरीन आयन है और 1 मोल कैल्शियम आयन है। तो अगर हम कैल्शियम आयन का योगदान जो चालकता में होता है उसको जोड़ लें और क्लोरीन आयन का जो योगदान होता है उसे जोड़ दें, लेकिन क्लोरीन आयन इसमें 2 मोल है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो हमें किसकी चालकता मिल जाती है, हमें CaCl2 की चालकता मिल जाती है। ठीक है। अब जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि नहीं, मुझे तो किसकी Al2SO4 की चालकता बताओ, तो मोलर चालकता किसकी बतानी है आपको, Al2SO4 का होल थ्राइस आयन की बतानी है। ठीक है। तो अब आप जानते हो कि इस कोलराज के नियम के अनुसार Al2SO4 पहले ऐसे डिसोसिएट होता है, तो Al2SO4 को पहले डिसोसिएट करोगे का होल थ्राइस, तो ये ऐसे डिसोसिएट होता है Al+3 और आगे कितने मोल है, 2 मोल है, और SO4 -2, लेकिन आगे कितना मोल है, 3 मोल है। तो यानी इसकी चालकता में 2 मोल तो एल्यूमिनियम का योगदान है और 3 मोल SO4 आयन का योगदान है। तो हम जानते हैं कि कोलराज नियम क्या कहता है, कोलराज नियम कहता है कि विद्युत अपघट्य के आयनों की चालकता का बीजगणितीय योग, तो एक तो कौन से आयन का योगदान लेना है आपको, Al+3 आयन का योगदान लेना है अनंत तनुता पर, और एक किसका लेना है, एक लेना है SO4 -2 आयन का अनंत तनुता पर योगदान लेना है। लेकिन ये योगदान तो 1 मोल आयन का है, जबकि इस विद्युत अपघट्य में एल्यूमिनियम कितने मोल हैं, 2 मोल है। तो आप आगे किससे गुणा करोगे, 2 मोल से, इसमें 3 मोल से गुणा कर दोगे, तो ये किसकी Al2SO4 -3 Al2SO4 का होल थ्राइस की मोलर चालकता पता लग गई। अब जैसे मान लो इसने प्रश्न ने दी है एल्यूमिनियम आयन की चालकता 150 है, कितनी है, 150 है, तो हमको इसकी चालकता दी गई है कितनी, 150, लेकिन इसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से, और SO4 आयन की चालकता कितनी दी गई है, 160, कितनी, 160 दी गई है, उसको हम 3 से गुणा। अब तुम कहोगे साहब मैं कहाँ से लिख रहा हूँ 150 160, तो तुम देखना जहाँ कोलराज का नियम है वहाँ टेबल दिखाई गई है,
और टेबल के अंदर विभिन्न आयनों की अनंत अनुता पर चालकताएं दी गई है, क्योंकि ये निश्चित होती है। इनका SO4 का योगदान जितना Al2SO4 में होगा उतना ही Na2SO4 में होगा, उतना ही H2SO4 में होगा। तो ये चालकता तो निश्चित होती है आयनों। क्या हम याद करें? नहीं, आपको प्रश्न दे के चलेगा, आपको याद करने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि अब योगदान इसमें कितना है, तो SO4 के एक आयन की चालकता है 160, उसको 3 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, बिना मल्टीप्लाई के नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके इस तरह से आ गई है Al2SO4 की अनंत अनुता पर चालकता भी ज्ञात कर सकते हो आप। तो ये अब आप गुणा करके उत्तर निकाल सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन है 3.8 देखना, उदाहरण नंबर, उसमें MgSO4, CaCl2 और H2SO4 आयन की आयनिक चालकताएं पूछी है, तो वह आपको इस तरह से निकालनी है और करके मुझे नोट्स में उस क्वेश्चन को भेजना भी है। तो ये तो आपके हुई कोलरास का नियम। एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं, कोलरास का नियम क्या है, सबको याद हो गया होगा कि विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयनों की अनंत तनुता पर चालकता का बीजगणितीय योगफल ही क्या कहलाता है? मूलर चालकता कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी विद्युत अपघट्य के आयनों की अनंत तनुता पर आयनिक चालकताओं का बीजगणितीय योग उसकी मूलर चालकता के बराबर होता है। यही कोलरास का नियम है। अब कोलरास नियम के अनुप्रयोग क्या हैं, ये भी आपको पढ़ना है। कोलरास नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, कोलरास नियम के अनुप्रयोग। अब देखो, अब तक तो आपको कोलरास नियम और कोलरास नियम से Al2SO4 की अनंत अनुता पर मोलर चालकता कैसे ज्ञात होती है ये भेजना है। उसके बाद आपको वो क्वेश्चन 3.8 मैंने बताया, MgSO4 CaCl2 की मोलर चालकताएं ज्ञात कीजिए, जबकि उनके आयनों की चालकताएं आपको सारणी में दे रखी हैं। तो उस तालिका को देख के, उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तालिका को देख कर बताओ। अब हम पहला अनुप्रयोग तो ये ले लेते हैं भाई कि दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। तो ये पहला अनुप्रयोग हो गया कि दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना, ये पहला अनुप्रयोग है। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे पास विद्युत अपघट्य है, कौन सा है, हमारे पास विद्युत अपघट्य है पाई इन्फिनिटी CH3COH की, ये दुर्बल है ना, इसकी ग्राफ से मोलर चालकता निकली थी क्या, तो ग्राफ से तो इसकी मोलर चालकता निकली नहीं थी। तो अब हमको इसकी मोलर चालकता ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो कोलरास के नियम से ज्ञात करेंगे। अब तुम कहोगे साहब कोलरास के नियम से हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए ये तो हेडिंग हो गया। अब मैं आपको कोलरास के नियम से हम दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ की अनंत अनुता पर मोलर चालकता कैसे, तो आपको क्या है कि कुछ चालकताएं दी होंगी, तो क्वेश्चन में गिवन अस ऐसे लिखा होगा, गिवन अस हमें क्या दिया है, एक तो आपको पाई इन्फिनिटी NaCl की दी होगी। ठीक है, मान लो NaCl की आपको दे रखी है, इसमें मान नहीं दे रखे, तो मैं आपको लिखा देता हूँ, NaCl की आपको दे रखी है X ओम इनवर्स
सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, और एक आपको दे रखी है पाई इन्फिनिटी CH3COO की, इसकी दे रखी है वाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और एक आपको दे रखी है पाई इन्फिनिटी HCl की। ठीक है, वो कितनी दे रखी है Z ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये 3 मोलर चालकताओं के मान आपको देके आपको किसकी मोलर चालकता पूछी गई है बेटा? आपको पूछी गई है CH3COH की मोलर चालकता आपको पूछी गई है, यानी किसकी पूछी गई है? मोलर चालकता CH3COH की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान पूछा गया है। तो देखो, जो ये इनकी दे रखी है तो आप पहले इनकी समीकरण बना लो। तो अब मैं ये कहता हूँ कि NaCl की आपको x दे रखी है, कितनी दे रखी है? x। तो अब NaCl की समीकरण क्या हुई? तो हम जानते हैं कोलराउस नियम से, ठीक है, पाई इन्फिनिटी CH3COO Na की तो क्या हो गई? पाई इन्फिनिटी CH3COO Na की हो गई पाई लैम्बडा CH3COO माइनस, ये दो विद्युत अपघटन तो आयन है ना, एक तो CH3CO और एक Na। तो कोलरास नियम से इस आयन की और Na आयन की चालकता अगर हम जोड़ देंगे तो वो कितनी आएगी? वो Y आएगी। ठीक है, जो दे रखी है प्रश्न ने। इसी तरह से इसको समीकरण 1 मान लो। फिर पाई इन्फिनिटी HCl की कितनी आएगी? तो वो आएगी, इसमें H प्लस आयन और Cl आयन का योगदान है, तो वो आएगी लैम्बडा H प्लस आयन और लैम्बडा Cl माइनस आयन। इनके दोनों को जोड़ दोगे तो वो किसके बराबर होगा? वो Z के बराबर होगा, और ये समीकरण 2 हो गई आपके। ठीक है, और ऐसे ही पाई इन्फिनिटी NaCl क्या होगा? तो कोलरास नियम से लैम्बडा Na प्लस और प्लस लैम्बडा Cl माइनस, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये समीकरण 3 हो जाएगी, और ये किसके बराबर है? ये आपके है x के बराबर। ठीक है, तो x के बराबर हो गया ये। ठीक है, तो 1, 2 और 3। अब आप ऐसा करो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ो। तो मैं जोड़ देता हूँ। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 को तो जोड़ेंगे, फिर 2 को जोड़ेंगे, लेकिन 3 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो ऐसा इनमें करो समीकरण में। तो हम जानते हैं कि समीकरण 1 में ये है पाई CH3COO Na, LHS में LHS जुड़ेगा ना, तो और समीकरण 2 में HCl है, तो पाई HCl जुड़ेगा, और समीकरण 3 में क्या है? NaCl है, तो पाई इन्फिनिटी NaCl घटेगा। ठीक है, और इधर RHS में ये तो आएगा LHS साइड। अब RHS साइड में ये जुड़ा है तो ये आयन भी जुड़ेंगे, तो लैम्बडा CH3COO माइनस ये जुड़ेगा, प्लस Na भी जुड़ेगा, लैम्बडा Na प्लस जुड़ेगा। ठीक है, फिर H प्लस भी जुड़ेगा, लैम्बडा H प्लस जुड़ेगा, लेकिन Cl भी जुड़ेगा, लैम्बडा Cl माइनस ये भी जुड़ेगा। अब माइनस कौन होगा? माइनस NaCl, तो यानी माइनस लैम्बडा इन्फिनिटी Na प्लस
और लैम्बडा इन्फिनिटी Cl माइनस ये घटेगा। देखता हूँ दिख रहा है कि यहाँ से नहीं दिख रहा, यानी घटेगा क्या, तो घटेगा इसमें से माइनस लैम्बडा इन्फिनिटी Na प्लस और लैम्बडा Cl माइनस ये घटेगा। भाई ये तो हो गया इसकी चालकता, ये हो गई इसकी चालकता, और ये माइनस हो गई NaCl की चालकता। अब देखो ये माइनस का Na है और ये प्लस का Na कट जाएगा, और ये माइनस का Cl है क्योंकि आगे माइनस है ना, और ये प्लस का Cl है, कट जाएगा। तो अब बची क्या, अगर हम इनको करते हैं तो यहाँ बचेगा लैम्बडा CH3COO माइनस और लैम्बडा H प्लस। एक तो ये बच गया और एक ये बच गया, बाकी तो कट ही गए। तो अब ये दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं पाई इन्फिनिटी CH3COOH। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी चालकता कितनी है Y, इसकी चालकता कितनी है Z, और इसकी चालकता कितनी थी X, इनको घटा देता हूँ तो मुझे किसकी चालकता मिल जाती है, तो मुझे दुर्बल विद्युत अपघट्य CH3COH की चालकता मिल जाती है। तो हम कुछ प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थों की मोलर चालकता की हेल्प से किसकी चालकता निकाल सकते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ की चालकता निकाल सकते हैं। ये कोलरास का नियम हो गया आपके कि इससे हम दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थों की आयनिक चालकताएं भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक और क्वेश्चन इस पे अगर मैं आपको दूं तो एक और क्वेश्चन लिख लो। तो क्वेश्चन है, यदि BaCl2 की यदि पाई BaCl2 की आपको दे रखी है x, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स अनंत अनुताप चालकता, और ऐसे ही आपको दे रखी है H2SO4 की y ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और एक दे रखी है आपको पाई इन्फिनिटी SCl की z ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो BaCl2 की भी दे रखी है, H2SO4 की भी दे रखी है और HCl की भी दे रखी है। तब पाई इन्फिनिटी BaSO4 की आपको ज्ञात करनी है। तो इनकी हेल्प से आपको इसकी मोलर चालकता बतानी है, तो आप बता के मुझे सेंड करोगे कि इसकी क्या आएगी। जैसे मैंने अभी निकाले थे ना 3 समीकरण, इनकी तो समीकरण बना लेना, इसकी भी समीकरण बना लेना, फिर आप देखना क्या काटोगे और क्या जोड़ोगे। तो सुन लो, इसमें BaSO4 आ रहा है तो यानी ये तो जुड़ेगी, और इसमें SO4 आ रहा है तो इन दोनों की तो जुड़ेगी, लेकिन हमको इसमें 2 Cl का योगदान मिल गया और इसमें 2 H का योगदान मिल गया, तो इसको डबल करके घटा देना, इन दोनों को जोड़ो और इसको डबल करके घटा दो, तो इसमें जो फालतू में Cl का योगदान मिला है वो हट जाएगा, और इसमें फालतू में जो H प्लस का योगदान मिला है वो भी हट जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ के इसको हटाने से हमें BaSO4 की मोलर चालकता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन ये काम आप लोगों को समीकरण को दिखाते हुए करना है। ठीक है, तो अब बात आती है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तो हम बता देंगे, लेकिन हमको ये जो आयनों की चालकता है ये कैसे पता लगेगी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको
किसी भी आयन की चालकता उसके अभिगमनांक की सहायता से ज्ञात करना। ठीक है, किसी भी आयन की चालकता उसके अभिगमनांक की सहायता से ज्ञात करना। जैसे मैं यूँ कहूँ भाई बेटा NaCl की मोलर चालकता कितनी है, पाई इन्फिनिटी है NaCl की। तो इसमें दो आयनों का योगदान है, एक तो लैम्बडा Na+ आयन का योगदान है और एक Cl आयन का योगदान है। और ये योगदान क्या है, निश्चित है, ये भी निश्चित है और ये योगदान भी क्या है, निश्चित है। ठीक है, अब वो निश्चित योगदान कितना है, तो हम जानते हैं कि इसकी मोलर चालकता NaCl में इन दोनों का योगदान है। अब ये आयन कितना दौड़ लगाता है, अगर ये ज़्यादा दौड़ लगाता है तो इसकी चालकता ज़्यादा होगी, ये कम दौड़ लगाता है तो इसकी चालकता कम होगी। तो किसी भी आयन का अगर हमको योगदान निकालना है तो आयन की चालकता अनंत अनुता पर बराबर उसका अभिगमनांक यानी उसका अभिगमन कैसे करता है, वो दौड़ कितनी लगाता है, इंटू कुल मोलर चालकता, इंटू क्या जाएगा, कुल चालकता। भाई इस कुल में इस आयन का अभिगमनांक को इस कुल चालकता से गुणा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उस आयन का योगदान मिल जाएगा। ठीक है, तो अब अभिगमनांक किसे कहते हैं, तो अभिगमनांक क्या है, आयनिक चालकता बटा अभिगमनांक बराबर हो गया लिख रहा है एक बार, तो अब अपन आ जाते हैं कि अभिगमनांक। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ अब अभिगमनांक का क्या तरीका होता है। किसी भी आयन का अभिगमनांक उसके विद्युत अपघट्य की कुल चालकता को उस आयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात हो जाती है। जैसे मान लो विद्युत अपघट्य है कोई भी, अभिगमनांक बराबर हो गया आयन की चालकता बटे कुल चालकता। ठीक है, जैसे कैटायन का अभिगमनांक, यहाँ कैटायन की अनंत अनुता पर चालकता बटा लैम्बडा कुल पाई m कुल। ठीक है, ये कर दोगे। ऐसे एनायन की चालकता निकालने के लिए क्या करोगे, एनायन की चालकता बराबर एनायन की मोलर चालकता, ठीक है, अनंत पर बटे पाई m कुल। ऐसे आपको आयनों की चालकता भी मिल जाएगी, अभिगमनांक भी, ये आयन का अभिगमनांक है अभिगमनांक। तो ऐसे आप आयनों की चालकता अगर अभिगमनांक निकालना हो तो एक आयन की चालकता हम कुल चालकता का भाग दे दोगे, और अगर आपको मान लो आयन की चालकता पता करनी हो तो अभिगमनांक को कुल चालकता से गुणा कर दोगे। तो ऐसे किसी भी आयन का विद्युत अपघट्य की चालकता में योगदान आपको पता लग जाएगा। और वैसे आपको ऐसे क्वेश्चन अभिगमनांक दे के नहीं आते हैं,
जैसे अभी मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे, उसी तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो कोलरास नियम के 2 अनुप्रयोग और हैं जिनको मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा। पहले आप मुझे ये बताओ कि कोलरास नियम से हम विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मूलर चालकता कैसे ज्ञात करते हैं।